स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस YouTube चैनल के अंतर्गत। आज हम सब लोग एक जेनेटिक्स से रिलेटेड एक बेहद इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि जेनेटिक्स के अंतर्गत मेंडल्स के द्वारा बहुत सारे नियम दिए गए हैं, उस नियम के अंतर्गत आज हम सब लोग आनुवंशिकता से संबंधित मेंडल्स के मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो जेनेटिक्स के क्षेत्र में मेंडल्स का एक बहुत बड़ा योगदान है। तो मेंडल्स ने मटर के पौधे पर अपना मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस, टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस, बहुत सारे जेनेटिक्स रिलेटेड बहुत सारे थ्योरी या सिद्धांत दिए हुए हैं। उनमें से पहला हम सब लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो मेंडल अपने प्रयोग में मटर के पौधे का चुनाव किया था और उस मटर के पौधे पर उन्होंने सेवन कैरेक्टर्स को लेकर के अपना सब कुछ आनुवंशिकता के क्षेत्र में खोज किए थे। तो आइए हम सब लोग स्टार्ट करते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। इस मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंतर्गत मेंडल्स ने उन 7 लक्षणों में से एक लक्षण को लेकर के अपना प्रयोग किए थे। तो 7 लक्षण हो गए और एक लक्षण के कितने विपरीत स्वरूप होते हैं? तो 2 होते हैं। एक लक्षण के कितने विपरीत स्वरूप होते हैं? तो 2 होते हैं। अर्थात बोल सकते हैं कि 7 कैरेक्टर्स और एक कैरेक्टर्स के 2 विपरीत स्वरूप होते हैं और उन 2 विपरीत स्वरूप को बोला जाता है कॉन्स्ट्रक्टिव ट्रैक्ट्स बोला जाता है या विशेषक बोला जाता है। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंतर्गत किन्हीं एक लक्षण को लेकर के क्रॉस करवाया जाता है। तो यहाँ पर हम स्टार्ट कर रहे हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। एक लक्षण का अध्ययन किया जाता है या ऐसा बोल सकते हैं कि एक जोड़ी बिपर्यासी लक्षण का अध्ययन किया जाता है। बिपर्यासी लक्षण या बिपर्यासी विशेषक का अध्ययन किया जाता है और हर एक लक्षण का नियंत्रण जीन द्वारा किया जाता है। एवं एक जीन के 2 युग्मविकल्पी होते हैं अकॉर्डिंग टू मेंडल। लेकिन इसी आनुवंशिकी के क्षेत्र में जब हम सब लोग बेटसन के बारे में स्टडी करेंगे तब वहाँ पर एक जीन्स के अधिकतम कितने युग्मविकल्पी हो सकते हैं? तो 3 हो सकते हैं। तो मेंडल्स के अकॉर्डिंग एक जीन्स के कितने विपरीत स्वरूप होते हैं? 2। या एक जीन्स के कितने एलील्स होते हैं? 2। लेकिन बेटसन के अनुसार कितने होंगे? 3। तो हर एक लक्षण का नियंत्रण जीन द्वारा किया जाता है एवं एक जीन के कितने विकल्पी होते हैं? तो 2 होते हैं। तो यहाँ लक्षण लिया गया एक, और वो भी लक्षण कौन सा है? तने की लंबाई। तने की लंबाई एक लक्षण है और इसके बिपर्यासी विशेषक कितने हैं? तो 2। अब तने की लंबाई में या तो पौधा लंबा हो सकता है और या तो पौधा बौना हो सकता है। तो जो लंबा होगा या जो बौना होगा इसे हम अलग अलग अक्षरों के माध्यम से प्रदर्शित करेंगे। तो जो प्रभावी लक्षण होता है उसे हमेशा कैपिटल लेटर से लिखते हैं और जो अप्रभावी होता है उसे हमेशा स्मॉल लेटर से लिखा जाता है। तो लंबा है, लंबा को कैपिटल टी से लिखा जाएगा, बौना को स्मॉल टी से लिखा जाएगा। जबकि यहाँ लक्षण है तने की लंबाई लक्षण है 1 और उसके बिपर्यासी विशेषक हैं 2। जीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो जीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले जोहानसन ने किया था। अब यहाँ पर जब हम सब लोग एक लक्षण को लेकर के क्रॉस करवाते हैं तो क्रॉस के दौरान यहाँ पर जनक पौधे को लिया जाएगा। जनक पौधे को लिया जाएगा तो जनक पौधे को बोला गया पेरेंटल जनरेशन या जनक पौधे। तो यहाँ पर एक लिखा गया है शुद्ध लंबा और एक लिखा गया है शुद्ध बौना। तो लंबा जो जनक पौधा है जिसे हम प्रदर्शित कर रहे हैं कैपिटल टी से और बौना को प्रदर्शित कर रहे हैं स्मॉल टी से। अब इससे गैमेट्स बनाते हैं। तो गैमेट्स हमेशा हैप्लॉइड होता है तो यहाँ पर कैपिटल टी लिख दिया गया और यहाँ पे स्मॉल टी लिख दिया गया। ये युग्मक बन गया, गैमेट्स बन गया। फिर इस गैमेट्स को आपस में क्या कराया गया? क्रॉस करवाया गया। तो एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। तो प्रथम पीढ़ी में जो पौधे प्राप्त हुए वो सब पौधे लंबे हैं, लेकिन किस प्रकार के लंबे हैं? तो संकर लंबे पौधे हैं।
क्योंकि इसके अंदर प्रभावी लक्षण तो अभिव्यक्त हो पा रहा है और जो अप्रभावी लक्षण है वो अपने आप को एक्सप्रेस या रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं। तो प्रथम पीढ़ी के अंतर्गत जितने भी पौधे प्राप्त होंगे वो सब के सब लंबे होंगे, लेकिन शुद्ध लंबे नहीं होंगे, सब के सब संकर लंबे पौधे प्राप्त होंगे। अब यहाँ से जो संकर लंबे पौधे प्राप्त हुए यफोन पीढ़ी में या प्रथम संतानीय पीढ़ी में, इससे द्वितीय संतानीय पीढ़ी प्राप्त करने के लिए इसी से इसकी सेल्फिंग करवा दी जाती है, मतलब स्वपरागण करा दिया जाता है। तो कैपिटल टी स्मॉल टी को कैपिटल टी स्मॉल टी से क्रॉस करवा दिया जाएगा। तो जब कैपिटल टी को स्मॉल टी से क्रॉस करवा दिया जाएगा तो द्वितीय संतानीय पीढ़ी प्राप्त हो जाएंगी। तो यहाँ पर एक चक्कर बोर्ड बनाया गया। क्या बनाया गया? चक्कर बोर्ड, जिसे पुन्नेट स्क्वायर कहा जाता है, क्योंकि इसे सबसे पहले पुन्नेट नामक साइंटिस्ट के द्वारा इस चक्कर बोर्ड को बनाया गया था। तो ऊपर मेल वाले सारे कैरेक्टर लिख दिए गए हैं और इसके यहाँ पे फीमेल वाले कैरेक्टर लिख दिए जाते हैं। तो कैपिटल टी और स्मॉल टी, फिर इस यहाँ कैपिटल टी और स्मॉल टी, फिर इसका इससे और इसका इससे एक क्रॉस करवा दिया जाता है। तो कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी स्मॉल टी। इस तरीके से चारों खाने फिलअप कर दिए जाते हैं। अब जो पहला खाना है वहाँ पे कैपिटल टी अर्थात ये शुद्ध लंबा को रिप्रेजेंट कर रहा है, और कैपिटल टी स्मॉल टी जो दो खाने हैं ये संकर लंबे पौधे हैं, और एक स्मॉल टी ये बौने पौधे को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब जब पुन्नेट स्क्वायर चौखाना बनके कंप्लीट हो जाता है तो यहाँ से एक लक्षण प्रारूप और एक जीन प्रारूप यहाँ से ज्ञात किया जाएगा। तो जो लक्षण प्रारूप अनुपात होता है, मतलब फिनोटाइप रेशियो, लक्षण प्रारूप का मतलब ये होता है कि किसी पौधे का एक्सटर्नल मेकअप या किसी पौधे का बाह्य आकार की, उसे बोला जाता है लक्षण प्रारूप अनुपात। तो यहाँ 3 पौधे लंबे हैं और एक पौधा बौना है, तो लक्षण प्रारूप कितना हो जाएगा? 3:1। अब 3 पौधे लंबे हैं, यहाँ ये नहीं चर्चा किया जा रहा है कि शुद्ध लंबे हैं कि संकर लंबे हैं, लेकिन पौधे तो 3 लंबे हैं ना, तो लक्षण प्रारूप अनुपात कितना आएगा? 3:1। और जो जीन प्रारूप अनुपात है, अब इसमें ये देखा जाएगा कि कहाँ पर शुद्ध लंबे पौधे हैं और कितने संकर लंबे पौधे हैं, कितना शुद्ध बौना है। तो जीन प्रारूप का मतलब ये हुआ कि किसी पौधे की जीनी संरचना जीन प्रारूप कहलाता है, या किसी पौधे का जीनी मेकअप या जीनी संरचना को जीन प्रारूप बोला गया। तो यहाँ पर एक पौधा है कैसा है? शुद्ध लंबा है, 2 पौधे कैसे हैं? संकर लंबे हैं, और एक पौधा कैसा है? शुद्ध बौना है। तो जीन प्रारूप अनुपात आया 1:2:1, जबकि लक्षण प्रारूप अनुपात कितना है? 3:1। और मेंडल्स जो हैं ये अपने प्रयोग में मटर के पौधे का ही चुनाव किया था। तो 7 लक्षण हैं और एक लक्षण कितने विपरीत स्वरूप हैं? 2। तो 7 लक्षण का अध्ययन किया जाता है और 14 विपर्यासी विशेषक का अध्ययन किया जाता है। अब मेंडल्स ने जब मोनोहाइब्रिड क्रॉस दिया तो इससे 2 नियम की स्थापना होती है। एक स्थापना होती है प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस, और एक पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो प्रभाविता का नियम और पृथक्करण नियम की जो स्थापना होती है ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस से होती है। तो आज हम सब लोग मेंडल से संबंधित मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में स्टडी किए। अब मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बाद हम सब लोग डाईहाइब्रिड क्रॉस की चर्चा जल्द ही करेंगे। तो इस मोनोहाइब्रिड क्रॉस को ध्यानपूर्वक एक बार पढ़िए और अपने नोट्स को मेंटेन करते रहिए। इसी के साथ नमस्कार।